सभी को नमस्कार। 70 बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। अब जो नेक्स्ट बारी आपका 71st बीपीएससी एग्ज़ाम को लेके है, ठीक ना। और इसी को ध्यान में रखते हुए लगातार अपने यूट्यूब पर भी और टेलीग्राम चैनल पे भी 71st बीपीएससी पीटी के लिए मेंस के लिए लगातार कंटेंट में शेयर कर रहा हूँ, मैं लेक्चर शेयर कर रहा हूँ। अब उसी के फ्रिज में क्या कर रहा हूँ, न्यूज़पेपर बेस्ड जो भी नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है उसको भी मैं बारी बारी से शेयर कर रहा हूँ। इसके पहले कल के लेक्चर में जो बिहार स्पेसिफिक लास्ट 15 डेज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक है, मैं उसको कवर कर दिया हूँ। जिसने भी उस को नहीं देखा है, नीचे उसका लिंक दिया गया, आप उसको जाके देख लें। और उसमें कई सारे मैं मेंस का क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ। जिनको भी वो आंसर लिखना है, आंसर लिख के अपना पीडीएफ जो है ना, यहाँ पे मैं क्यूआर स्कैन कर लीजिए आप लोग अपना, यहाँ क्यूआर स्कैन करके अपना आंसर इस आईडी पर जो है ना भेज दीजिएगा। बाकी आपका कॉपी चेक हो जाएगा। तो इस लेक्चर में दो इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया हूँ। एक टॉपिक आपका जो है ना जीएसटी का टॉपिक है कि अगर आप आज का न्यूज़पेपर पढ़े होंगे तो उसमें लिखा है, न्यूज़पेपर में आया हुआ है कि अप्रैल 2025 में जो जीएसटी जो संग्रह हुआ है रिकॉर्ड हो गया है। 2,36,716 करोड़ रुपया रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ है। एक और आपका टॉपिक है, ये जनहित याचिका से जुड़ा हुआ मामला है। अभी आपको पता है कि जो पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ है, उस हमले की न्यायिक जांच के लिए एक याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया, ठीक ना। तो जो कि पीआईएल का मामला हमेशा हमारे देश के न्यायिक व्यवस्था में उठता रहता है और यहाँ से आपका शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन में भी बीपीएससी पूछ सकता है। तो मैं इसमें पूरा पीआईएल के बारे में क्या है, कैसे मैं क्वेश्चन भी दिया, मैं सब कुछ मैं डिस्कस करूँगा। देखिए पहला मैं क्वेश्चन यही से शुरू करता हूँ। देखिए अभी जो सुप्रीम कोर्ट में जो पीआईएल दाखिल किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने सिंपल कहा कि अगर आप इस तरह के आतंकी हमले की न्यायिक जाँच की मांग करते हैं तो इससे कहीं ना कहीं सेना का मनोबल जो है ना गिरेगा, इसलिए हम इस तरह के न्यायिक जो जाँच से बिल्कुल क्या करते हैं, इनकार करते हैं। और ये पीआईएल जो है ना बिल्कुल खारिज कर दिया गया। अब इसमें हम बात आते हैं कि आखिर जो पीआईएल आखिर होता क्या है। देखिए सिंपल सी बात है, जब भी कभी न्याय की बात होती है, ऐसा माना जाता है जिनके साथ इनजस्टिस हुआ, जिसके साथ अन्याय हुआ है, वही कोर्ट या जो है ना अपना कोर्ट में याचिका दायर या वहाँ अपना केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन पीआईएल एक ऐसा टूल्स है जहाँ पे जो पीड़ित हैं वो नहीं भी करके जो और भी व्यक्ति जो है ना उस केस को या उस मामले को सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल कर सकते हैं या मामले को क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं, ठीक ना। तो पीआईएल जो है ना एक हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था का नया न्यायिक नवाचार है। इसको हम लोग बोल सकते हैं जुडिशियल इनोवेशन, ठीक ना। और इसमें कोई भी व्यक्ति जो पीड़ित नहीं भी है वो रिट के जरिए जो है ना या पीआईएल के माध्यम से जो है ना मामले को सुप्रीम कोर्ट तक लेके जा सकते हैं। और कोई भी ऐसा मामला जहां बड़े पैमाने पर जो जनता का हित जो है ना उससे जुड़ा हो, जैसे कि मान लेते हैं प्रदूषण की मामला है, या मान लें कि महिला हिंसा को लेके है, या बंधुआ मजदूर के लेके मामला है, या मान लीजिए कि कैदी को लेके मामला, इन सब मामले पर जो है पीआईएल दाखिल हमारे देश में किया गया है। तो पीआईएल जो है एक न्यायिक नवाचार है। जब भी कभी आप आंसर लिखेंगे तो ऐसे टर्म का प्रयोग करेंगे, आपको एक बेहतर मार्क्स मिलने का चांस रहेगा। और देखिए न्यायिक जो पीआईएल का एक उद्देश्य ये भी है कि हमारे देश में सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस और जो हमारे देश में जो भी संस्थान है उसको अकाउंटेबल या जवाबदेह बनाना, ये दिखा दीजिएगा। अब अगर हम बात करते हैं हमारे देश में पीआईएल का विकास का, तो इसमें ध्यान रखिएगा 1960-70 के दशक में इसका मेनली डेवलपमेंट हुआ। और सबसे एक बड़ा जो मामला सुप्रीम कोर्ट में इसको लेके आया था पीआईएल को लेके, द फर्स्ट रिपोर्टेड केस ऑफ पीआईएल जो है इसका नाम है ध्यान रखिए हुसैनारा खातून बनाम बिहार सरकार। ये 1979 का केस है। ये जो पीआईएल था ये किससे संबंधित था, जो जेलों में बंद कैदी हैं या जो अंडर ट्रायल जो कैदी हैं उनसे संबंधित था। और वो कहीं ना कहीं अनह्यूमन कंडीशन में ना अपना जीवन जी रहे थे, कहाँ, जेलों में। तो जब ये पीआईएल दाखिल हुआ था उसके बाद कई सारे कैदियों को जो है जो विचाराधीन था उनको रिहा भी किया गया था। एक बड़ा मामला है। जब भी कभी आप पीआईएल का आंसर लिखेंगे आप ये 1979 का जो हुसैनारा खातून वर्सेस बिहार सरकार का केस है इसका आप जरूर जिक्र
जिक्र करेंगे। एक और केस आप पॉइंट आउट कर लीजिए, एक MC मेहता बनाम भारत सरकार का केस है, वो गंगा जल प्रदूषण को लेके है। इसमें भी जो गंगा जल जिस तरह से प्रदूषित आपका हो रहा है उसको लेके एक PL दाखिल किया गया था। ये 2-3 केस आप याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद और भी जैसे कि एक विशाखा बनाम वर्सेस राजस्थान सरकार में भी जो फैसला आया था जो कि महिलाओं के यौन उत्पीड़न को लेके था, वहाँ भी कहीं ना कहीं वो PL का ही मामला था। ऐसे करके आप 3-4 इसका जो भी जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का वो अपने आंसर में लिखिएगा। अब यहाँ देखिए सबसे बड़ी बात है कि ठीक है ये PIL जो कहीं ना कहीं न्याय पहुँचाने का एक टूल्स है, एक माध्यम है, नो डाउट है, लेकिन इसका मिसयूज भी हुआ है। जैसे मिसयूज क्या हुआ गया, कई सारे ऐसे PL दाखिल कर दिए जाते हैं जो बिल्कुल ही अनावश्यक, जैसे यही जो किया गया आतंकवादी हमले की जांच के लिए, ये बिल्कुल ही अनावश्यक था। तो कई सारे अननेसेसरी केस भी जो है ना सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जा रहा है, और ऐसे भी सुप्रीम कोर्ट में ऐसे भी वो सारा केस पेंडिंग है, तो उस स्थिति में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा बात यह है कि इस PIL के जरिए कहीं ना कहीं न्यायिक सक्रियता और न्यायिक ओवररीच का जो है मामला बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जब इस तरह के मामले दायर किए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट अपना न्यायिक सक्रियता के तहत कई सारे निर्णय जारी मतलब कई सारे डिसीजन सुनाती है जो कि कहीं ना कहीं कार्यपालिका विधायिका के लिए एक दिक्कत का सामना हो जाता है, ठीक ना। और ऐसा ये देखा जाए जो PIL जो दाखिल हो रहा है इसमें कुछ ही लोग मतलब कि PIL दाखिल कर रहे हैं, इन्हें कि सब जो उस मामले से जुड़े वो लोग नहीं, कोई और या मतलब कि जो अपने लाभ के लिए भी ना PIL दाखिल किया जा रहा है, तो ये जो कहीं ना कहीं एक सही चीज़ नहीं है। और बाकी इसमें नंबर ऑफ केस की संख्या काफ़ी क्या हो गई है, बढ़ गई, आप ये दिखा दीजिएगा, ठीक। अब यहाँ देखिए आखिर हमारे देश में जो PIL का आखिर संख्या इतना क्यों बढ़ रहा है। देखिए पहली बात तो ये है कि हमारा देश अभी तेज गति से आगे बढ़ रहा है, विकास कर रहा है, सोशल कई तरह के चेंजेज हो रहा है। उसी चेंज की प्रक्रिया में कुछ ऐसी चीज़ निकल के सामने आ रही है जो समाज सुधार नहीं कर पा रहा है या सरकार भी उसको नहीं सुधार कर पा रहे, तो लोग एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखते हैं, तो उसके जरिए भी। दूसरा बात यहाँ ये है कि हमारे देश में जो गरीब या जो हाशिए पर पड़े लोगों की मदद के लिए जो है ना कहीं कई लोग निकल के सामने आते हैं। दूसरा बात ये है कि फंडामेंटल राइट का और DPSP में जिस तरह टकराव का मामला हुआ है उसने भी PIL को जो है ना संख्या बढ़ाने में क्या किया, आपका मदद किया, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें कुछ इसमें पॉइंट ये कि भाई आखिर ये PIL का क्या इंपॉर्टेंस, अभी आप इंपॉर्टेंस लिखिएगा। देखिए सबसे पहली बात इसमें उस मुद्दे को उठाया गया है जो मतलब कि नहीं सरकार भी इस पर विशेष ध्यान नहीं देती, जैसे कि आपका बंधुआ मजदूर हो गया या प्रदूषण हो गया, इन सब PIL के जरिए इन सब मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में पहुंचाएगा और सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा खासा दिशा निर्देश जारी किया है जिससे कहीं ना कहीं सरकार को जो है इस दिशा में काम भी किया। तो इसका इंपॉर्टेंस आप इस तरह से जो है करके क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। बाकी इसमें शॉर्ट आंसर मैं यहाँ बना ही दिया हूँ, आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं कि जो न्यायिक याचिका भारत में संवैधानिक परिवर्तन के एक साधन रूप में विकसित हुई है, इसके न्यायिक विकास और इसके दुरुपयोग से उत्पन्न चिंताओं का विश्लेषण कीजिए। इसके मूल लोकतांत्रिक उद्देश्य को बाहर करने के लिए कुछ सुधार भी, इसको शॉर्ट में आप लिखकर अपना कॉपी चेक करा सकते हैं। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन और यहाँ पे लिया हूँ कि पिछले 7 वर्षों में GST की प्रमुख उपलब्धियाँ क्या है। देखिए ये क्वेश्चन पहले एक बार BPSC शायद 60 से 62 में पूछ चुका है, जिस साल GST इंप्लीमेंट हुआ था। चूँकि अब 7-8 साल लागू GST को हुए, क्योंकि 2017 में ही लागू हुआ था, अभी 2025 चल रहा है। तो 7 वर्षों में GST का प्रमुख अचीवमेंट या उपलब्धि क्या था। इसमें देखिए आप क्या करेंगे, थोड़ा सा गूगल सर्च कर लीजिएगा, तो इसमें क्या लिखना है, सबसे पहले भूमिका की GST क्या होता है, वन नेशन वन टैक्स का ये व्यवस्था करता है, ठीक ना। इसमें टैक्स का जो 3-4 व्यवस्था वो लिख दीजिएगा, बाकी इसका मेन जो फीचर्स है वो लिख दीजिएगा। अब मेजर अचीवमेंट इसमें क्या है, अभी अप्रैल 2025 में जो GST का जो कलेक्शन जो है आपका 2,36,716 करोड़ रुपया हो, जो अब तक का रिकॉर्ड है। तो पिछले 3-4 महीने का आप ऐसे करके एक लाइन ग्राफ बना के दिखा दीजिएगा कितना जो है रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ, सब नेट में सर्च कर लीजिएगा। बाकी देखिए इसका मेजर अचीवमेंट अभी तक क्या क्या, इसको मैं की टर्म में बता देता हूँ। देखिए पहला तो ये है कि रेवेन्यू कलेक्शन काफ़ी बढ़ा हुआ है देश का, ठीक ना। दूसरा राज्यों के भी राजस्व में वृद्धि हुआ है। फिर व्यापार करना इजी हो गया है, जो वन नेशन वन टैक्स की बात ये करता है। और जो कैस्केडिंग टैक्स इफेक्ट है वो भी खत्म हुआ है, और इम्प्रूविंग हुआ है हमारे देश का टैक्स व्यवस्था, और सेंट्रल स्टेट रिश्ता भी कहीं ना कहीं इससे तरफ अच्छा हुआ है। ये इसका कुछ हम अचीवमेंट कह सकते हैं। लेकिन हाँ, इसके सामने कुछ आपका है चुनौतियाँ, जैसे कि मल्टीपल टैक्स रेट अभी भी है, महंगाई की समस्या इसको जुड़ जाता है, लैक ऑफ कवरेज है, और टेक्निकल ग्लिच अभी भी इस GST को लेकर अभी भी बना हुआ है। तो आप इन सब बातों को अपने
अपने आंसर में क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। बाकी इसका मैं डिटेल मोड आंसर अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से इसको देख लीजिए। लेकिन हाँ, इसको ना एक बार इस टॉपिक को पढ़ के इसको लिखने का कोशिश कीजिए। जब आप 71 बीपीएससी मैथ्स देंगे, जितना भी मैं अभी से लेकर नेक्स्ट 7-8 महीने तक जो भी कराऊंगा, आपको लगेगा मैक्सिमम क्वेश्चन, चाहे जीएस पेपर फर्स्ट हो या सेकेंड हो, या इवन जो भी मैं ऐसे का टॉपिक कराऊंगा, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहीं से दिखाई पड़ेगा। तो आप इसको लिख कर सबमिट कीजिएगा। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।